नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। उनकी किताब आई है आज़ाद के नाम से, और ये उनकी आत्मकथा है और खुद हमारे साथ हैं। ढेर सारे चैप्टर्स हैं जिसका गवाह मैं भी रहा हूं। उनकी पॉलिटिकल जर्नी है, उनके ढेर सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। आज़ाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मैं ये किताब पढ़ रहा था, आपने ढेर सारा चीज़ लिखा, लेकिन एक चीज़ जो स्ट्राइक किया वो था कि 370 के वक्त जब डिबेट हो रहा था और किसी को, दुनिया को मालूम नहीं था कि आप धरने पे बैठे थे, क्योंकि वो टेलीविज़न पे नहीं आया था। क्या किस्सा था वो? नहीं, क्योंकि नॉर्मली कोई कानून लाया जाता है तो उसको एडवाइजरी कमेटी में उस पर चर्चा होती है, जिसकी चेयरमैन अध्यक्षता करते हैं। फिर कोई बिल लाना होता है तो 2 क्लियर डेज पहले ही वो बिल सदन में रखना होता है ताकि कोई अमेंडमेंट दे दे उस पर। तो इसमें ऐसा कुछ हो रहा नहीं, सीधे 370 का वो तो आ गया। ये बिल उस वक्त जम्मू कश्मीर का बिल जो लगा था, जिसके लिए गृह मंत्री जी आना था, और उसमें भी मैं पहला स्पीकर था। वो जो 10% रिजर्वेशन रखी थी जी दूसरे क्लास के लिए, अदर देन बैकवर्ड एंड ये पूरी कंट्री में, वो पहले बिल पास हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था। तो वो जम्मू कश्मीर का वो बिल उस दिन लगा था। तो मैं स्पीकर, चूँकि पहला स्पीकर था, तो मैंने इसलिए माइक लगाया। तो मैं कहा कि मैं होम मिनिस्टर जी क्या बोलते हैं, तो मैं उसके फेवर में बोलने वाला। लेकिन वहाँ बिल की नहीं, वहाँ सीधे हो गया कि दफा 370 स्टेट हुड खत्म। तो मैंने उसको निकाल के फेंक दिया। तो मैंने चलाया जोर से, भाई दफा 370 और ये यूटी बन गई। तो उड़ो भाई, उड़ के अपनी पार्टी, तो मैं धरने पे बैठ गया, और शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, और नीचे बैठ गया। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राज्यसभा में धरने पे बैठा है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो अपनी पार्टी के जो सांसद थे वो नहीं गए वहां। नहीं आए, बाकियों को बिठाए, एक आध संसद नहीं आया, वो अपनी सीट पे बैठा ही रहा। तो शायद वो इस फेवर में नहीं था, और दुनिया ने ये दृश्य नहीं देखा। नहीं देखा नहीं, वो टेलीविजन पे आया। मैं तो कई घंटे बैठा ही रहा, और हमारे दूसरे साथी उठ के आते थे जाते थे, लेकिन मैं परमानेंटली बैठा ही रहा उसे। क्या ये सही है आजाद साहब कि सीडब्ल्यूसी में जब 370 पे जब चर्चा हुई तो उसमें कांग्रेस के बहुत सारे सांसद उसके समर्थन में थे? बहुत कुछ लोगों ने समर्थन किया कि ठीक किया, तो वो तो हमें इंटरवीन करना पड़ा। तो कि भाई ये गलत बात है, ये हमारे संविधान का हिस्सा था, ये तो नेहरू पटेल सब इसका हिस्सा है, ये हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, और हमने आज तक इसको प्रोटेक्ट किया है। सब आपको बहुत आश्चर्य हुआ होगा कि इस कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया, 370 का सीडब्ल्यूसी मीटिंग में विरोध नहीं हो रहा है। हाँ, तो बहुत मुझे मेहनत, तकरीबन 1-1.5 घंटा मेहनत करनी पड़ी, और उनको सबको मनाने के लिए भाई कि इस पर कुछ न कुछ तो स्टेटमेंट जाना चाहिए, तब जाके स्टेटमेंट हुआ। अपने किताब में यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री से आपकी नज़दीकियां हैं, ये सब जानते हैं। आपने जिक्र किया गुजरात का भी जिक्र किया, उस इंसिडेंस का भी, उस पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री जब भी विदेश से आते हैं तो एक परंपरा रही है कि राज्यसभा में बोलते हैं, लेकिन इस रीजन में ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या? देखो, मैंने बड़ा ऑब्जेक्टिव लिखा है। जहाँ गांधी फैमिली को जो जो काम अच्छा किया है, मैंने उनको बहुत क्रेडिट दिया है और तारीफ की है। जहाँ उनसे कमियां रही उनको भी बताया है। प्राइम मिनिस्टर ने जो अच्छे काम किए हैं उसके बारे में भी लिखा है, लेकिन जो कमियां हैं वो भी मैंने देखी। कि हमेशा नेहरू के ज़माने से लेकर और मनमोहन सिंह जी तक, जब भी प्राइम मिनिस्टर विदेश जाता है तो उधर से आके लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बताता है क्या हुआ। लेकिन हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने वैसा नहीं किया, इसलिए हियर से ही सुनते हैं, जो पेपरों में आता है वही होता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सुनना एक अलग बात, वो परंपरा थी जो टूट गई। आपने कहा कि आपने किताब में बहुत ऑब्जेक्टिव लिखा, लेकिन कुछ जो अभी हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन, उस पर आपके कमेंट लेना जरूरी है। राहुल गांधी के साथ जो हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह उसमें मैं पहले ही टिप्पणी कर चुका हूँ। जिस दिन ये हुआ, हमारा ये आज से नहीं मानना, कई साल पहले से मानना था। जब मोदी साहब थे भी नहीं यहाँ दिल्ली में, वो सीएम थे, तभी तो कैबिनेट में हम लोगों ने एक ऑर्डिनेंस लाया था कि इस प्रोविजन को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोविजन कभी न कभी किसी के
खिलाफ इस्तेमाल होगा। राहुल गांधी ने वो ऑर्डिनेंस वो फाड़ा था। ऑर्डिनेंस उन्होंने फाड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं ये बहुत अच्छा और लगा। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री की बेइज्जती की है। हाँ आपने कहा था प्रधानमंत्री की बेइज्जती हुई है। हाँ, प्रधानमंत्री क्या, कैबिनेट की, राष्ट्रपति की। हाँ जी। तो ये गलत था। हमने जो तब गलत समझा, राहुल गांधी अब इतने साल गलत उसको समझते हैं। तो ये लेकिन जो सदस्यता गई उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, सदस्यता ही का ही तो सवाल था। हाँ। वो तो कानून का हिस्सा है। हाँ। जेल और सदस्यता जाना। पर 30 दिन का टाइम था ना, शायद सरकार वेट भी कर सकती थी। मकान खाली करा लिया गया है। मकान खाली करना ठीक नहीं है। मकान तो सिक्योरिटी पे, हम लोगों को सिक्योरिटी पे। आप भी इस मकान में रह रहे हैं, आप सांसद नहीं? सिक्योरिटी हम किराया देते हैं। पूरा पानी बिजली मकान का किराया देते हैं। वो भी पानी बिजली मकान का किराया दे सकते, वो भी गलत बात है। वो जल्दी जो गलत है उसको गलत कहना। एक और चीज हुई है राहुल गांधी में, अब सूरत गए तो पूरे 3 चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, पूरा मजमा जा रहा है, ये कहाँ है? और क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने इंदिरा गांधी का भी सस्पेंशन देखा होगा, मैं वहां से कोरिलेट करना आपने वही बताया जी। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप ये जो भारत जोड़ो यात्रा बहुत ज्यादा सफल रही, बहुत लोग जुड़ गए राहुल जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, तुम क्यों नहीं कहते जुड़ गए? मैंने कहा मुझे दुखता नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता ईडी के जाना है तो वही सब एमपी और वर्किंग कमेटी और चीफ मिनिस्टर को लेना है। अभी कोर्ट में जाना है, वही एमपीज, वही वर्किंग कमेटी और चीफ मिनिस्टर को ले जाना है। अगर भारत जोड़ो यात्रा से है तो फिर 2-4 लाख तो जाना होना चाहिए था, लोग जाने चाहिए थे। इंदिरा गांधी के वक्त में जेल 1 घंटे में, मैंने खुद आधे घंटे में जुलूस निकाला जामा मस्जिद से पार्लियामेंट, आधे ही रास्ते में हमको गिरफ्तार किया दिसंबर में, और दूसरे साल जनवरी में छोड़ा। तो 1 घंटे में कई लाख हिंदुस्तान में जेल में चले गए। इसका मतलब आजाद साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन राहुल गांधी का सस्पेंशन हुआ, यदि भीड़ होती तो लोग होते तो दिल्ली जाम कर देना चाहिए? नहीं, लोग आने चाहिए अपने यहाँ, मैनेज नहीं। ये नहीं कि आप फतवा जारी करो इस प्रेसिडेंट को तुम इतने लाओ, दूसरे को फतवा जारी करो तुम इतने लाओ, वो नहीं। इसका मतलब लोग हैं नहीं, उसका मेन बात है कि लोग जुड़ा नहीं है कोई। इसीलिए आपको उन्हीं एमपीज, उन्हीं वर्किंग कमेटी जो इस डर से नहीं जाएंगे तो ड्रॉप कर दिए जाएंगे, नहीं जाएंगे तो टिकट नहीं मिलेगा राज्यसभा लोकसभा का, तो उन लोगों नहीं मिलेंगे तो चीफ मिनिस्टर दोबारा नहीं मिले, उन लोगों से कब तक आप दूध निकालते जाओगे? फिर लोग इलेक्शन सर पे है तो कब जुड़ेंगे लोग? एक जगह आपने विस्तार से लिखा है कि असम का जो इंसिडेंट है उस पर, हेमंत बिस्वा शर्मा पर, आपने कहा था, सोनिया गांधी ने कहा कि जाओ आप उनसे बात करो, आपने उनको तैयार किया, मीटिंग के लिए गए तो मालूम चला कि गोगोई साहब पहले से बैठे हुए हैं और उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा चले गए, लेकिन आपकी बात की इज्जत रखी कि उन्होंने वो सरकार नहीं गिराई। क्या राहुल गांधी की वजह से ऐसा नहीं हुआ था? हाँ, वो तो सबको मालूम है। हेमंत बिस्वा शर्मा को नाराज किया कि नहीं इसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे? हाँ, चीफ मिनिस्टर होता तो आज सब नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेटें हमारे पास होती, 8 में से तो 5 होती ही होती। तो ये राहुल गांधी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। अब वो जाने, अब उनका काम, हमने जो ट्रुथ था वो एक सामने रखा। आपकी किताब में पढ़ के लगता है कि सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के दबाव में आते हैं अंतिम निर्णय लेने के वक्त में। कई चीजें आपने लिखी। इसमें तो हमने लिखा है कि सोनिया गांधी को एक्सेप्ट करना चाहता एज प्रेसिडेंट। उन्हें फैसला था, मेजोरिटी उसकी थी, हमने प्रूव करके रखी थी, तो उन्होंने कहा था ना गो हेड, वो नहीं कहा। आपको क्या लगता है कांग्रेस में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, कौन आगे? उनके घर का मामला, कौन बचा सकता है पार्टी, कौन बचा सकता है? बता तो खुदा ही सकता है, लेकिन इनको मेहनत सबको करना चाहिए। कौन ज्यादा डेमोक्रेटिक? और सोनिया गांधी की एडवाइस भी अभी लेनी चाहिए ज्यादा। कौन ज्यादा डेमोक्रेटिक है सर, राहुल या प्रियंका? आई डोंट नो, आप कहना नहीं चाहते। लेकिन जो मुद्दा आपने उठाया था G23 जो बना था, चिट्ठी पत्री लिखी गई, वो तो कुछ इंप्लीमेंट हुआ है ना? आज कांग्रेस में चुनाव हुआ, एक नॉन गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष है। कहाँ हुआ? फिर आपने पढ़ा नहीं है? उसमें था ब्लॉक प्रेसिडेंट का इलेक्शन, नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ। CWC का नहीं हुआ। स्टेट नहीं, CWC प्रेसिडेंट सब नॉमिनेट किए, अभी किए कुछ अभी करने। लेकिन शुरुआत लोग कहते हैं शुरुआत हुई है ना कांग्रेस अध्यक्ष बना गया, वो भी नॉन गांधी है। लेकिन वो चलाता कौन है?
वो थोड़ी चलाता। वो खुद बेचारा जहां कहते हैं पहुंचो वहां पहुंचना पड़ता। कांग्रेस प्रेसिडेंट इसलिए नहीं है कि वो जाए वहां क्या कहते हैं अदालत में। कांग्रेस प्रेसिडेंट को तो एक अपनी गरिमा रखनी चाहिए ना। तो जब वो भी पीछे पीछे जाएंगे तो उसका प्रेसिडेंट तो होना या ना होना बराबर ही हो गया। वर्किंग कमेटी का इलेक्शन नहीं हुआ, सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का इलेक्शन नहीं हुआ, तो कहां हुए? एक प्रेसिडेंट बनाया तो वो भी बेचारे को जो कहा जाता है वही करता है। तो अभी भी जो आप लोगों ने बात कही, मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना, बाइट सुनी जब जम्मू था। उसे पूछा ये कौन करेगा, कहा हाई कमांड। तो बेचारे को यही नहीं मालूम था मैं हाई कमांड प्रेसिडेंट होता है। आपने सारे स्टेट के बारे में लिखा है, कर्नाटक के बारे में बहुत विस्तार से लिखा, और वो बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर के तरह है कि कैसे सोनिया गांधी को स्मगल करके आप ले गए, पहले हैदराबाद एयरपोर्ट ले गए, किसी को मालूम नहीं चलने दिया कि वो बेल्लारी से नॉमिनेशन फाइल करेंगी। आपका बहुत कर्नाटक को लेकर के एक लगाव भी। अब कर्नाटक में क्या लगता है आज के दिन कांग्रेस अच्छा करेगी या फिर वो वहां के लोगों पर छोड़ देते हैं। हम किसी के फेवर में हाँ या नहीं बनाएंगे। आपने सोनिया गांधी को बोला था बेल्लारी की सीट रखिए, ये बात आपने हाँ बिल्कुल। क्यों 2 सीटें जीती थी ना, 2 तो रह नहीं सकती थी। एक तो साउथ की सीट क्यों, कोई रीजन होगा? नहीं, एक साउथ में एक फुट होल्ड रहता। मैंने उनको बताया कि इंदिरा जी ने भी एक ही गलती की थी, वो भी जीत के 2 जगह से आई थी, लेकिन दक्षिण से। फिर उन्होंने रिजाइन किया और फिर आप भी रिजाइन करोगे, तीसरी दफा लोग जिता के नहीं देंगे। है? और लोगों को भी दक्षिण से लगना चाहे कि भाई हमारा हिस्सा है। फिर उन्होंने फिर वही गलती की। इंदिरा जी भी आंध्रा से चुन के आई थी साइमल्टेनियसली। अब कुछ बात कर लेते हैं जो लुकिंग अहेड। क्या आपको लगता है कि विपक्ष का कोई अलायंस बन सकता है 2024 के पहले? बहुत सारी कोशिशें हो रही है, हो जाए तो अच्छी बात है, मैं खुश हूं। लेकिन मैं प्री पोल अलायंस की भावना कम देखता हूं, संभावना कम देखता हूं, पोस्ट पोल की ज्यादा देखता हूं। पोस्ट पोल की ज्यादा देखता हूं। क्यों आपको लगता है कि प्री पोल नहीं होगा? क्योंकि बड़े बड़े ईगो है या नहीं? ईगो क्या नहीं होगा, नहीं, नेताओं के ईगो नहीं, कुछ देने के लिए नहीं है। अच्छा, क्योंकि जब आप अलायंस होता है कुछ लेने देने के लिए होता है। मान लीजिए हम ममता से करो तो आप क्या दोगे उसके? 0 सीट है आपकी, तो क्या दोगे? कौन सा वोट दोगे आप? मतलब कांग्रेस इतनी कमजोर है कि क्षेत्रीय दल भी उनसे अलायंस करने के नहीं, मतलब है नहीं ना, आपके पास कुछ नहीं है। आप यूपी जाओगे, अखिलेश को क्या दोगे 404 सीट में? क्या आपके पास है क्या? आप ये क्या कहते हैं, उड़ीसा जाओ, आपके पास क्या है? कुछ नहीं। आंध्रा जाओगे, क्या है? तो ऐसी स्टेट है। इसी तरह से कांग्रेस को अगर देंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में दूसरी किसी पार्टी का कुछ भी नहीं है, तो क्या दोगे? हम पंजाब में, हमारे साथ कौन आएगा? हमारे साथ पंजाब में क्या है? हमारे पास दिल्ली में कौन आएगा? हमारे पास दिल्ली में क्या है? तो इसका मतलब आपका कहना है कि पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है। पोस्ट पोल अपनी अपनी पार्टी से जीत के आए, फिर इकट्ठे हो सकते हैं। नेता कौन होगा सर? लेकिन अलायंस के वक्त में आपको कुछ गिव एंड टेक करने के हैं, तो किसी के पास गिव एंड टेक के लिए कोई वोट ट्रांसफर कर। और पोस्ट पोल होगा तो उसका नेता चुनने के लिए भी फिर होगा, यदि कांग्रेस अच्छा नहीं करती है फिर। वो नेता वो होंगे जो चुन के आए होंगे पार्लियामेंट में, और उनके नेता वो डिसाइड करेंगे मुझसे कैसे प्रभावित होंगे। आपने अपने किताब में एक अंत में एक शेर लिखा है, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। इसका क्या मतलब है सर? मेरा अज़्म होता है, मेरा इरादा, मेरी कन्विक्शन इतना बुलंद है, ऊंचा है कन्विक्शन, कि पराए शोले होते हैं आग, कि मुझे दुश्मन की आग से कोई डर नहीं है। मेरा अज़म, मेरा इरादा, मेरी डिटर्मिनेशन इतनी मजबूत है कि मुझे पराए की आग से, शोलों से कोई डर नहीं। मुझे खौफ है, मुझे डर है, खौफ में डर है। आतिश गुल से, आतिश मीन्स आग, गुल से मीन चमन, मतलब अपने घर से या अपने देश से। मुझे यहां से है कि यही कहीं चमन को न जला दे। तो ये अलग अलग निकल सकता है। तो ये आपने पुरानी पार्टी के लिए लिखा है? ये पुरानी पार्टी के लिए है, और देश में जो ये तनाव है उसके लिए है।
इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है देश में जो तनाव? कोई है वो, इसलिए मैंने शेर तो किसी के लिए नहीं, शेर तो समझने के लिए होता है कि हमें पाकिस्तान का डर नहीं है, हमें चीन का डर नहीं है कि अगर हम कोई हमें तोड़ पाए, तो हमें खौफ है आज से गुल से, अपने ही घर से, कि यहीं कहीं चमन को जला न दे। तो इसलिए इस कम्युनलिज्म को, इस डिवीजन को बंद करना चाहिए। हमें बाहर से कोई खतरा नहीं, हमें अंदर से खतरा है। तो ये देश के लिए भी है और ये सबके लिए। एक अंतिम का एक सवाल बनता है यहाँ, आपने कम्युनलिज्म का नाम लिया, आपको नहीं लगता रूलिंग पार्टी का भी उतना ही दायित्व बनता है जितना बाकी पार्टियों का बनता है? सबका रूलिंग पार्टी का ज्यादा बनता है, ज्यादा बनता है। हाँ। आजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।